नमस्कार, मेरा नाम सचिन तांबे है एंड आई एम ए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। मैं कल्याण शहर में अंतरंग नाम की साइकेट्रिक काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ और उसी तरह से मैंने 10 साल दादर के आविष्कार साइकेट्रिक क्लिनिक में एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने काम किया है। मैंने अलग अलग सामाजिक संस्थान में काम किया है, जैसे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में मैंने 1992 से एज अ कार्यकर्ता एज अ सोशल वर्कर में काम करा उनके साथ में। और उसी तरह से मैंने स्त्री मुक्ति संगठन के साथ भी मैंने उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया है। उसी के साथ मैंने थाना के IPH नाम की जो संस्था है उनके अलग अलग प्रोजेक्ट में, जैसे जिज्ञासा प्रोजेक्ट था, मैत्र प्रोजेक्ट था, पालकशाला प्रोजेक्ट और मनोविकास प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने डॉक्टर आनंद नाडकर्णी और डॉक्टर शुभा थत्ते मैडम के साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में उनके साथ काम किया है। और अभी फिलहाल मैं कल्याण में अंतरंग नाम की संस्था चला रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग जिस दौर से आज गुजर रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि कोरोना का जो संकट है वो कितना गहराता जा रहा है। सभी लोगों को परेशानी हो रही है और सभी के मन में एक ही शंका, एक ही चिंता कि इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन। सभी लोग इसी तरह से परेशान है, सोच रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी उसका कोई भी जवाब नहीं, कोई भी आंसर नहीं है। अलग अलग तरह के हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस कंट्री में ऐसा हो रहा है, उस कंट्री में ऐसा हो रहा है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि चाइना से शुरुआत हुई थी। चाइना में हम लोग जब सोच रहे थे तो लोग कहने लगे कि चाइना के लोग सांप खाते हैं या अलग अलग तरह के जानवर खाते हैं, उसके कारण उनको हुआ, इस तरह से माना जाता था। और धीरे धीरे अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। और अभी तक अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो अमेरिका में तो अब सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया में। जो कोरोना से या कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा अभी अमेरिका में डेथ हुई है उनके। तो ये अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में ये फैल चुका है और हम लोग सब जानते हैं कि उसका इलाज आज तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोग ऐसे दावा करते हैं कि अलग अलग पैथी के लोग दावा करते हैं कि हमारे पास उसका इलाज है, बट आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इस तरह से हो चुका है कि इसका कुछ हमारे पास उसका कुछ सॉल्यूशन है, उसका कुछ इलाज है, उसके ऊपर कोई मेडिसिन है। इस तरह से हम देख रहे हैं और इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या होने वाला है उसके बाद। क्योंकि आजकल अगर देखेंगे तो बहुत सारे परेशानियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो मैंने एक जगह पे ऐसे एक प्रोग्राम में देख रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग कहते कि हिस्ट्री में कहते थे कि BC का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। तो अभी यही दौर चालू होने वाला है कि BC का मतलब फिर होगा बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। इस तरह से AC और BC चालू होने वाला है। मतलब अभी की जो दुनिया है ये इस तरह से उसके बाद जो हमारा जीवन है बदलने वाला है कोरोना के बाद का। तो हम लोग कहेंगे BC का मतलब अभी बिफोर कोरोना होने वाला है। तो इस तरह से माना जाता है कि बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं और उसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हो चुकी है। कभी किसने सोचा था क्या कि मुंबई जैसा शहर लगभग अभी 3 महीने होने को आए, 2.5 महीने तो हो चुके हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत कम है। बाकी पूरी मुंबई जो शहर है पूरी तरह से बंद हो चुका है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर किसको आप बताते तो भी कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि दिस इज इम्पॉसिबल ऐसे कहते थे कि मुंबई जैसा शहर कभी रुकता नहीं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज वो रुका हुआ है। आज अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में सभी जगह पे इस तरह से लॉकडाउन है और उसके कारण आज आप देखिएगा बहुत सारी परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। अगर हम मुंबई की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि सब ट्रांसपोर्ट बंद है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। क्योंकि पहले हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे, बस से ट्रैवल करते थे, तो वो नहीं जा सकते क्योंकि सभी जगह पे लॉकडाउन किया हुआ है। मॉल्स बंद है, तो लोगों को जो आदत थी बाहर जाना, घूमना, कुछ खरीदी करना, तो वो सब हो चुके हैं। अभी कुछ जो जैसे खाने की किराना माल की जो दुकानें होती है, ग्रोसरीज की जो है, वो शॉप खुले होते हैं, उसको भी टाइम लिमिट दिया है कि इतने घंटे तक ही खुला रखना है। या फिर सब्जी मार्केट जो है वो खुले होते हैं, उसके अलावा बाकी सब बंद होते हैं।
और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बाकी जो चीज़ों का सामना पड़ रहा है वो बहुत मुश्किल से लोग जा रहे हैं। जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग ने देखा, जो टीवी पे देखा, कि बहुत सारे जो मजदूर, हमारे मजदूर भाई जो मुंबई में आए बाहर से, जैसे यूपी से कुछ आए हुए, कुछ उड़ीसा से आए, कुछ पश्चिम बंगाल से आए हुए, कुछ उत्तर प्रदेश से आए, कुछ कर्नाटक से आए हुए मजदूर भाई लोग हमारे, वो मुंबई में फंस चुके हैं। अभी कितने दिन हो गए, उनको कुछ काम धंधा नहीं। गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हम लोग उनके लिए खाने के लिए कुछ देंगे, लेकिन सचमुच अगर आप देखोगे तो पूरा लोगों को इस तरह के 2 वक्त का खाना देना इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरह से कोशिश जरूर कर रही है, बट उसके कुछ रिजल्ट आज तक हमें नहीं मिल पा रहे। तो ये हमें समझना होगा कि ये परेशानी बहुत सारे लोगों को हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग अपने गांव जाने के लिए कोशिश करे, कुछ लोग किसी कंटेनर में बैठ के जा रहे थे, कुछ लोग किसी तरह की किसी और गाड़ी में बैठ के जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो लोग सोचते कि हम लोग यहाँ बैठ के करेंगे क्या, काम तो है नहीं। कुछ लोग तो इतने डरे हुए हैं कि वो लोग चल के जा रहे, कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर, 300-400 किलोमीटर चलने की, वो चल के जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके कारण आपने देखा होगा हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनमें कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी है। तो ये सारे जो समाज में आप देखोगे सब जगह पे माहौल ऐसा बना हुआ है, एक डर का माहौल बना हुआ है, एक एंजाइटी है, क्या होगा। और अलग अलग तरह की न्यूज आ रहे हैं कि और लॉकडाउन बढ़ेगा और होगा। दूसरी ओर से आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां भी बंद है, कुछ लोगों को तो सैलरी भी नहीं मिल पाई, और कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा कि अभी इसके बाद हम लोग हमारी कंपनी चालू नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी कुछ लोग ये कह रहे थे, हमारे बॉस ने कहा कि भाई ये जो सैलरी मिली है आखिरी सैलरी है, उसके बाद आपको हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि आप हमारी कंपनी आगे चलेगी या नहीं चलेगी। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनका ठीक है, वो तो कुछ किस तरह से उनका गुजारा हो जाएगा, कुछ कर लेंगे। या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी सरकारी कंपनियां है, वो तो चल जाएंगे। बट जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, वो जो थे, उनका क्या, बहुत सारे लोगों तो बंद किया। लोग बोलते हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के कैसे भाई, जैसे अभी मैंने न्यूज पढ़ा, एयरलाइंस जो है, बहुत सारे एयरलाइंस लोगों ने, एयरलाइंस के कंपनियां ने कहा कि हम लोग बंद कर देंगे अभी, क्योंकि हम लोग लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे, क्योंकि 3 महीने से तो पूरा बंद है, तो लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे ऐसे। और बहुत सारे दुकानें बंद है, तो दुकान में जो काम करने वाले छोटे छोटे जो मजदूर होते, उनको मालिक कहते कि हमारा दुकान ही बंद है, तो मैं उनको सैलरी कहाँ से दूंगा। तो ये हमें देखना है कि ये परेशानी हमें हो रही है, हमारे लोगों को भी हो रही है, तो इनके ऊपर क्या करना है ये समझना होगा। दूसरी ओर से क्या आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, अगर आप जानोगे तो अभी 2 ग्रुप में वर्ल्ड डिवाइड हो चुका है। एक ओर से अमेरिका, और अमेरिका के जो बाकी अलायंस कंट्रीज है, वो लोग कह रहे हैं कि ये सारे जो है कोरोना का जो फैला हो चुका है, ये सारे के पीछे चाइना है करके, और चाइना ने जानबूझ के इस तरह से फैलाया है। तो चाइना को लेकर अब सारी कंट्री एक हो रही है और उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना है, इस तरह से बात कर रही है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से फैलाया। इस तरह अगर आपने ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट अगर देखे होंगे, सुने होंगे, तो उन्होंने तो डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक किया चाइना के ऊपर कि ये जिम्मेदार है। यहाँ तक तो आज तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उन्होंने हु को भी बोला कि आप उनके ऊपर कुछ एक्शन लो, हु को भी बोला कि आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लो चाइना, क्योंकि आप चाइना ने जो किया है उसके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे। तो उन्होंने यहाँ तक हु को बताया कि आप अगर एक्शन नहीं लेते तो फिर हम लोग कुछ, इस तरह उनके एक तरह से धमकी दी हुई है। तो ये भी देख रहा है। तो ये तो देखो कि इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे, ऐसे कुछ घटनाएं घट रही है जो इसके पहले नहीं हुई थी। इसके पहले मंदी थी बहुत से जगह, आप देखोगे तो इसके पहले भी हुआ था कि लोगों के पास पैसा नहीं था तो मार्केट में मंदी थी। लेकिन आज हो रहा है कि लोगों के पास पैसा भी नहीं है और मार्केट में प्रोडक्ट भी नहीं है।
समझ आ रहा है, क्योंकि कंपनियां बंद है। तो ये माहौल बना हुआ है और हर कंट्री देख रहा है कि मैं अपने लोगों को कैसे बचाऊं। दुनिया भर की जो कंपनी है ये इसी सोच में कि मैं अपने देश को कैसे बचाऊं, अपने लोगों को कैसे बचाऊं, तो हर लोग अपने बारे में अपनी सोचना शुरू करें। तो उसके लिए अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में कि हर जगह पे इस तरह के अभी जो जैसे कोरोना के टेस्टिंग किट्स है वो उसके शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स में पीपीई किट्स नहीं मिल रहे, या फिर वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर्स की कमी है, बहुत सारी जगह पे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है और वेंटिलेटर्स नहीं है। हॉस्पिटल्स में बेड्स कम पड़ रहे क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है, तो ये परेशानी हो रही। बहुत से जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स भी कम पड़ रहे, और कोरोना के कारण कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और कई जगह पे डॉक्टर्स की भी डेथ हो चुकी है। अभी आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, कोलकाता में 25,000 जो नर्सेस है वो लोग रिजाइन देने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग विल रिजाइन, उसके पीछे कुछ उनके रीजन भी है। तो ये ऐसे भी हो रहा है कि हेल्थ केयर सेंटर जो है वो इस तरह से हम लोग कहेंगे पूरा इंडिया का जो हेल्थ केयर सेंटर है, हेल्थ केयर सिस्टम में एक तरह से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। हमारी जो कमियां इतने सालों तक एक तरह से ढक चुकी थी, हम लोगों ने उसको छिपाया रखा था, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि क्या हमारी कमी है। मुंबई में अगर ये हालात है तो बाकी की कंट्री में क्या होगा, हम सोच सकते हैं। बहुत बड़ी परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं। मुंबई में तो मेरे जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स दोस्त थे वो लोग कहते हालात इस तरह से है कि अभी हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है पेशेंट को रखने के लिए। दूसरी ओर से ऐसा हो रहा कि जिनकी डेथ हो रही है, जिनकी डेथ हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको लेने के लिए उनके पेशेंट के रिलेटिव्स तक नहीं आ रहे। ऐसे भी देखा कि बहुत सारे उनकी लाश वहीं पे गिरी हुई थी क्योंकि वो लेने के लिए कोई नहीं आ रहे। फिर वो अपनी तरह से जो म्यूनसिपालिटी या बाकी के जो वो लोग उसके ऊपर अंतिम संस्कार कर रहे। इस तरह से माहौल बना हुआ है क्योंकि सभी के मन में एक डर है कि मेरा क्या होगा। ये डर का माहौल है और ये अगर आप समझ लोगे तो इसके आने वाले इसमें क्या होने वाला है उसका हम अंदाजा निकाल सकते कि क्या हो सकता है। क्योंकि सिर्फ कोरोना की अगर बात करें, ये कोरोना हम लोग कहते हैं कि एक निमित्त मात्र हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें पहले से ही तय थी कि ऐसे होने वाला है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये पहले से था कि बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे अपने एम्प्लॉयज जो वो कम कर रही थी, ये तो सब जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने तो बहुत सारे लोगों को पहले से निकाला था क्योंकि उनको ऐसे लगा कि भाई हमारा जो काम है ये इतने कम लोगों में हो सकता है, तो बाकी की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे थे। अभी कोरोना के कारण तो क्या हुआ कि उनको पता चला कि अरे इन लोगों को अगर बाहर निकालेंगे तो भी हमारी कंपनी चल सकती है। जैसे बहुत सारी कंपनी ने अभी बोला कि वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ के काम करो। अगर काम हो रहा है, अगर उनको ऐसा दिखाई दिया कि चलो घर में बैठ के भी हमारी कंपनी का काम हो रहा है, तो क्या होगा? तो फिर वो कहेंगे कि आप घर पे बैठो और काम करो, क्योंकि फिर कंपनी के लिए ऑफिस लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको ऑफिस देना, बाकी की फैसिलिटीज देना, फिर बसेस होती है वो बसेस छोड़ना, और बहुत सारे लोग इस तरह से उनको मिल जाएंगे कि जो घर पे बैठ के काम करने के लिए तैयार है। ज़्यादातर तो हमारे समाज में जो महिला है वो इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर घर पे बैठ के काम करना है तो घर भी वो संभाल सकते हैं, बच्चों की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग उनको ऑफर करें कुछ कम सैलरीज में, वो लोग काम करने को भी तैयार हो जाए, राजी हो जाए, और कंपनी का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत सारी कंपनीज बोल रही कि हमें ऑफिस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि आप लोग घर पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है कई जगह पे, तो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अभी इन लोगों को घर से ही काम करने को बताया जाए, क्योंकि उससे पैसे बचेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि भाई हमें ये, बहुत सारी कंपनीज के मन में था कि हमें स्टाफ कम करना है, लेकिन अगर सडनली करते तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस थे उसके अपोज जाते थे। लेकिन अभी कोरोना का एक उनका एडवांटेज मिल रहा है कि कोरोना के कारण इस तरह से हम लोग करें कम कर, क्योंकि हम लॉस में जा रहे, हम लोग उनको कुछ सैलरी नहीं दे सकते। बहुत सारी कंपनी तो पहले ही हाथ ऊपर कर ली कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग उनको नहीं दे सकते।
इस तरह बताया गया। दूसरी ओर से आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है। वो तो पहले से था ही। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले बैंक में 2 या 3 कैशियर हुआ करते थे जो पैसे लेते थे, पैसे जमा करते थे या पैसे देने के लिए, दोनों के लिए। आजकल जैसे एटीएम आया, धीरे धीरे इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही। तो क्या हो रहा है कि बैंक में आप देखोगे वो अपने जो लोग थे उनको कम करने शुरू कर दिया। अगर आप पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे तो आज बैंक में बहुत कम एम्प्लॉयज दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको तो उनकी जरूरत ही नहीं है। रेलवे में भी पहले बहुत सी जगह पे उनके रेलवे क्लार्क थे, जो बुकिंग क्लार्क थे, वो टिकट देने का काम करते थे। आजकल तो बहुत जगह पे मशीन से ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। तो रेलवे में भी आप देखोगे कि उनको उतनी नौकरियां कम हो चुकी है, लोगों की जॉब कम हो चुकी है, क्योंकि वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करके। तो दूसरी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है उस तरह से धीरे धीरे पहले से ही ये चालू था कि लोगों के जॉब जा रहे थे। जो बेरोजगारी, बेकारी का जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है, ये पहले से था, ये अभी बढ़ने वाला है। इसके बाद ये जरूर बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या रही, और भारत जैसी कंट्री में तो बहुत बड़ा ये समस्या होगी, क्योंकि भारत के पास पहले से ही ये समस्या है बेरोजगारी की। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, हमारी जो लोक संख्या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण सभी को हम लोग जॉब नहीं दे पा रहे थे, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा था। और अभी इसके बाद तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगर सबसे पहला अगर कोई परिणाम होने वाला है इसके बाद, तो बहुत बड़े पैमाने पे हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ने वाली है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा अगर वो लोग बेरोजगार हो गए, अगर उनकी जरूरत की चीजें वो खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे? कहां से लाएंगे पैसे? किसी ना किसी तरह से। क्योंकि अगर आदमी को भूख लगती है तो उस वक्त वो क्या सोचेगा कि एट एनी कॉस्ट मुझे फूड चाहिए। फिर वो अगर इस ढंग से नहीं मिलता, अगर सही ढंग से जाके नहीं मिल रहा है, तो मैं गलत रास्ते को चुनूंगा। तो इससे इस तरह से जो क्राइम है वो क्राइम बढ़ेगा। तो हमें समझना है कि इस क्राइम को रोकना है तो हमें कहीं ना कहीं इन लोगों की जरूरतों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह के बेरोजगार गए तो एक ओर से क्राइम रेट बढ़ता ही जाएगा, ये हम समस्या होगी। फिर दूसरी ओर से हमें ये भी देखना होगा कि उस जो एक गैप पैदा होगा अमीर और गरीबी का, इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे और बहुत सारे हम लोग कहेंगे इस तरह से दंगे होंगे या कम्युनिटी में वायलेंस होगी, अलग अलग ये होने के चांसेस ज़्यादा है। इससे हमारे देश में एक तरह से अशांत वातावरण पैदा होगा, जिसका इफेक्ट हमारे ग्रोथ के ऊपर होगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपको मालूम होगा जीडीपी जो है वो तो पहले से ही कम था, अभी वो लगभग 1%, कुछ लोग बोलते हैं 1 के नीचे भी जाए 0% तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब डायरेक्टली कि प्रोडक्शन नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। उसके साथ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे मैंने कहा कि क्राइम बढ़ेगा, हेल्थ के इश्यू आएंगे, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे को, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो मेडिकल फैसिलिटीज है बहुत महंगी है, बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जाएंगे कैसे? हर जगह पे अलग अलग तरह के चार्जेस लगते, तो जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? तो ये जो बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आजकल हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते कि जो कोरोना के पेशेंट होते हैं, जो कोरोना के पॉजिटिव, अगर वो भी डॉक्टर के पास जाते तो उनको जो चार्जेस किए जाते हैं बहुत हेवी होती है प्राइवेट इसमें। मैंने एक चैनल पे जब कहीं तो मेरे ख्याल से वेबिनार में था या कोई फेसबुक लाइव में था, एक डिस्कशन चल रही थी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े जो क्या कहेंगे हॉस्पिटल का जो ग्रुप है उसके एडमिन के एक मेंबर थे, और उन्होंने कहा कि इसके बाद हम लोगों को हमारे खर्चे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि यह 2-3 महीने तक हमें उतने पैसे नहीं मिल रहे, इतना मतलब हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट
का जो डिफरेंस है वो भरने के लिए हमें हमारे खर्चे कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? फिर खर्चे कम करना मतलब वो कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले होगा कि वो ये देखेंगे कि कहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों को वो बंद कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो बाकी सपोर्ट स्टाफ होता है उनकी नौकरियां जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर के बिना तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा ना, तो डॉक्टर तो रहेंगे ही, बट बाकी के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। उनकी तकलीफ होगी, उनके जॉब चले जा सकते हैं, वो बेरोजगार हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम्स होने वाली है। वहाँ पे एक ऐसे डिस्कशन में बोला कि पहले कैसे था कि ये जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत सारे अलग अलग जो डॉक्टर्स है, उनको बहुत सारे डिमांड थे और उनको बहुत सारी क्या कहेंगे, उनकी हेवी फीस थी। लेकिन आजकल आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे तो इन डॉक्टर के पास कोई जा ही नहीं रहे, क्योंकि आज बहुत सारे हॉस्पिटल में बाकी के पेशेंट होते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसे बहुत सारी जगह पे डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं, उनको कुछ काम ही नहीं है, उनके पास लोग जा ही नहीं रहे। और ये जो जो इस तरह से जो डॉक्टर्स थे हेल्थ केयर सेंटर में काम करने वाले, या इस तरह से जो महामारी जो थी उसके ऊपर इलाज करने वाले, उसको क्या कहते हैं मेरे ख्याल एपिडेमोलॉजिस्ट या कहते होंगे, मुझे एक्जैक्टली अभी उसका वर्ड नहीं मालूम। तो वो जो डॉक्टर्स थे उनको एक सडनली उनका डिमांड बढ़ चुका, क्योंकि भाई एक इसमें देखा बोल तो पहले तो हम लोग पहचानते भी नहीं थे, आजकल हर जगह पे हमें ही बुलाया जा रहा है कि आओ बताओ कि अभी इसके आगे क्या करना है। तो इन लोगों को वो डिमांड बढ़ना शुरू हो रहा था इन डॉक्टरों का, क्योंकि पहले इनको कोई पूछ नहीं रहा था। बहुत सारे अगर हॉस्पिटल देखोगे तो जैसे कि कस्तूरबा हॉस्पिटल का बहुत लोगों को नाम तक बहुत पहले मालूम नहीं था, मुझे भी खुद को नहीं मालूम था। या फिर पुणे में जो नायडू हॉस्पिटल है, इसका भी नाम किसी को नहीं मालूम था। लेकिन आज अभी देखोगे तो हर जगह पे नायडू कस्तूरबा, बाकी हॉस्पिटल के नाम तक नहीं सुनाई दे रहे। तो इन लोगों को भी डिमांड आना शुरू की, लोग कहते भाई इनको अब जब तक ये रहेगा तब तक तो रहेगा, उनका डिमांड तो रहेगा। तो बाकी के लोगों की जो वो है दूसरे डॉक्टर से उनकी फीस का क्या होगा? उनको इतने पैसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट वाले बोल रहे हैं, क्योंकि हम उनको दे ही नहीं सकते। तो डायरेक्टली वो भी सोचने को अगर उनको पैसा कम करना है या उनको देना ज्यादा है तो फिर बाकी के लोगों से कम करना है। तो हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इशू होने वाला है। दूसरी ओर से उन्होंने कहा कि हमारे पास एक एथिकल इश्यूज पैदा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर हमारा इनकम सोर्स तो पेशेंट के पास से पैसे आने वाले, तो अगर ये पेशेंट आते हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तो हम उन्हें चार्ज कितना करना है? अगर हम लोग उनके पास चार्जेस ज्यादा करते तो फिर हमारे जो खर्चा है वो निकल सकते हैं। अगर हम उनके पास से चार्ज कम करते तो फिर पैसे हमारे पास आएंगे कहाँ से? इस तरह से उन्होंने बताया था। ये डिस्कशन मुझे ज़्यादा टेक्निकल इसमें मैं इशू में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि वो जो थे जो पर्सन जो बात कर रहे थे वो बहुत बड़े उनका जो पोस्ट थी उस हॉस्पिटल में, उनका एक ग्रुप था हॉस्पिटल का, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे इशू है। तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं इसके बारे में फिर सोचना होगा कि ये इशू बढ़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि उसका बेरोजगारी बढ़ेगी। हेल्थ के पहले से ही हमारे देश में इशू थे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो टोटल बजट है उसमें सबसे पैसे कम जो किस में होती है तो हेल्थ और एजुकेशन में होती है। दूसरी ओर से अगर आप देखोगे एजुकेशन के सिस्टम में भी बहुत परिणाम हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है और उसके आगे भी हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सी जगह पे बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे, ऑनलाइन क्या कहेंगे क्लासेस उनके हो रहे हैं, एजुकेशन हो रहा है। अब बहुत सारे स्कूल लोग में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया है और कई जगह पे आप बिलीव नहीं करेंगे 4 या 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो मोबाइल के पास बच्चे बैठे रहते हैं। अभी मेरे कुछ डॉक्टर दोस्तों ने कहा कि हमारे पास ऐसे भी केसेस अभी आने लगे कि छोटे बच्चे जो थे उनको आंखों की समस्याएं बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक वो मोबाइल देख रहे हैं। तो ये भी इशू हो रहा है और इसी कारण कुछ पेरेंट्स ने अभी इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू किया है कि इस तरह से अगर आप ये करोगे तो हमारे बच्चों की आंखों की समस्या बढ़ रही है, उसके लिए क्या, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सोचना होगा फिर, क्योंकि कोरोना का इशू एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। अगर इसके बाद भी ये स्कूल या कॉलेज चालू हुए तो भी हम पहले जैसे नहीं रख पाएंगे, उनमें कुछ डिस्टेंस रखना पड़ेगा। क्लास में पहले 70-80 बच्चे एक साथ बैठे होते थे,
आजकल ऐसे नहीं कर पाएंगे अगर स्कूल चालू हुआ तो भी, और अगर नहीं चालू हुआ तो फिर ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ेंगे, फिर ये इश्यू भी आ रहा है ऑनलाइन इसमें। तो ये एजुकेशन में ये भी होने वाला है। दूसरी ओर से अगर कल को मान लो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अभी कोरोना के ऊपर, खत्म हुआ, मतलब समस्या भी खत्म हुई, तो भी हमारे पास जो और समस्या रही, क्योंकि उसके बाद हमें एजुकेशन के बारे में सोचना होगा कि, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी अलग है, पहले देखिए कि हमारा इंसान दो तरह के काम कर सकता है, एक फिजिकल वर्क, मतलब एक चीज उठाना, पत्थर उठाना, ये करना, शारीरिक मेहनत के काम, और दूसरी ओर दिमाग का काम करके इंटेलेक्चुअल लेवल पे, ठीक है। तो पहला था शारीरिक में काम करना, वो जब से मशीन आई है तब से ये काम जो इसमें बेरोजगारी बढ़ गई। जैसे कि पुराने ज़माने में पत्थर फोड़ने का काम करते थे। जब मैं छोटा था तो मैं भांडुप में रहता था, तो हम लोग, मैं मुलुंड में स्कूल में जाता था, तो रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए हम लोग ट्रैक से चल के जाते थे, रेलवे ट्रैक से चल के जाना पड़ता था। तो उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि जो रोड ये रेल ट्रैक होती है, उसका वो ट्रैक उठाने के लिए बहुत सारे, मतलब कभी कभी तो 10-10, 15-15, 20-20 लोग हुआ करते थे, और वो जोर से चिल्लाते थे, जोर लगा के हैशा करके वो रेल ट्रैक उठा के ऊपर रखते थे और हिलाते थे। आजकल आप देखो कि हर जगह पे वो क्रेन होती है, क्रेन उठा के और रखती है और फटाफट वो काम होता है। तो वो जो थे मजदूर, उनका काम तो बंद हुआ। या रोड के ऊपर पहले जो पत्थर वगैरह डालने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। आजकल हर जगह पे जेसीबी मशीन आ गई, जेसीबी फटाफट वो बनाते थे, पत्थर डालना, ये सब काम हो जाता है। तो मजदूरों का काम तो पहले से कम होगा। उसके बाद हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल, जो लोअर लेवल के थे, मतलब क्लेरिकल वर्क थे, बैंक में हो या रेलवे वर्कर्स हो, वो भी धीरे धीरे कम हुआ, जैसे कि कंप्यूटर आने के बाद या बहुत सारे एटीएम जैसी मशीन आने के बाद। तो वो भी उसी फील्ड में आप देखोगे कि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये भी इफेक्ट हो रहा है, और इसके आगे भी होगा, इसके आगे और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बहुत सारे कंपनी में वो लोग अभी यंत्र मानव, मतलब रोबो का इस्तेमाल करने शुरू किया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत एक्यूरेट काम करते हैं। तो बहुत से बड़े बड़े कंपनीज में वो लोग रोबो का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये बेरोजगार की समस्या बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ेगी। कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में हमें इस तरह से बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बदलाव हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में जो फास्ट बदलाव हो रहे हैं, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, तो मुझे तो लगता है कि इसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई परिवर्तन होगा वो डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम में होगा। इसके पहले कैसे थे कि रट के जाना है, स्कूल में जाना है, आंसर लिखना है और पास मार्क्स लेके पास हो जाना है, बस यही था। तो जिसको ज्यादा मार्क्स वो आगे चला जाता था। अब इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सिर्फ रटना मतलब है मेमोरी में सब स्टोर करके रखना इंफॉर्मेशन। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अवेलेबल होती है। तो आजकल क्या करना है कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड यूटिलाइज हाउ टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन। वो आपको सिखाना है, वो बच्चों को सिखाना है कि उसको यूज कैसे करें। इंफॉर्मेशन तो है ही ना, उसको यूज कैसे करना है ये बच्चों को स्कूल में सिखाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ रट के जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। और दूसरी ओर से ये सिखाना होगा कि हाउ टू एडजस्ट विद दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी नए नए जैसे मोबाइल में हो या उसमें भी नए नए कुछ एडिशन आते रहते, नए ऐप्स आते। पहले व्हाट्सएप था, फिर अभी उसके पहले फेसबुक था, फिर व्हाट्सएप आया, फिर अभी और कुछ बहुत आया है, अलग अलग ऐप्स आ रहे हैं उसको इस्तेमाल। जूम आया है, स्काइप है, अभी कुछ गूगल मीट आया है, और भी कुछ आई होगी। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने, उस स्पीड के साथ दौड़ने के लिए, उसके साथ मैच करने के लिए बच्चों को सिखाना होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग सीखे, कैसे समझे, कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि उसके साथ मैच होना। यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट विथ दिस एडवांस टेक्नोलॉजी, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो इस तरह से हमें बच्चों को ये सिखाना होगा, इस तरह से हमारे इसके एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से बदलाव लाने पड़ेंगे, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे।
और उसी तरह से ये बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो नई नई ढूंढने पड़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से इन ये जो बेरोजगार लोग हैं उनको कहाँ से काम दे सकते हैं, किस तरह से नए नए उद्योगों को हम खोज के निकालेंगे, क्या कर सकते हैं, ये करना होगा। अगर नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव लाने पड़ेंगे। पुराने ज़माने की इस तरह जो थी उस सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा, हमें जो पूरी दुनिया के साथ चलना होगा। क्योंकि अगर ऑलरेडी अगर आप देखोगे ऑनलाइन एजुकेशन आप यहाँ बैठ के इंडिया में बैठ के आप फॉरेन में भी अलग उनके अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं। आगे तो ये बढ़ेगा ना इस तरह से। तो उस तरह से ये होने वाला है, एजुकेशन सिस्टम जो है ग्लोबलाइजेशन होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है। उसके लिए उसके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा, बच्चों को किस तरह से तैयार करना है। अभी कोरोना में और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग हुई कि बहुत अभी 2-2.5 महीने के ऊपर हो गया तो पूरे के पूरे ना फैमिली एक साथ रहती है, तो फायदा भी हो रहा है, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ रहा है, फैमिली एक दूसरे को टाइम देने के लिए कोशिश कर रही है। और दूसरी ओर से ऐसा भी हो रहा है कि एक साथ रहने के कारण हमारी जो कमजोरियां होती है वो भी सामने आ रहे, और बहुत से घरों में क्लैशेस हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, क्योंकि अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग एक साथ रहने के बाद झगड़े हो रहे। वो कभी सास बहू में हो रहे, कभी हस्बैंड वाइफ में हो रहे, कभी पेरेंट्स बच्चों में हो रहे। तो ये आगे जाके ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि अगर 2-2.5 महीनों तो एक साथ रहने का जो झगड़ा कहीं हो सकता है कि बहुत आगे वो चला जाए उनका। तो ऐसे माना जाता है कि हो सकता है आफ्टर कोरोना डिवोर्स के केसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा मानना है कुछ लोगों का, कुछ साइकोलॉजिस्ट लोगों का भी, कि ये बढ़ने वाले, क्योंकि एक साथ अभी इतनी एक दूसरे को उन्होंने खरोचा होगा, एक दूसरे को इतने जख्म दिए होंगे कि ये जख्म आगे आएंगे। क्योंकि कभी कभी झगड़ा होता है क्योंकि 24 घंटे एक साथ है, दूसरे करने को कुछ ही नहीं है, तो फिर एक दूसरे को कुछ बोलना है, कुछ बुरा भला कहना है, उससे वो बढ़ सकता है। और जैसे ही खत्म होगा तो हो सकता है कि डिवोर्स के केसेस बढ़ेंगे, घरों में जो झगड़े वो बढ़ेंगे, बच्चों के ऊपर उसका बुरा असर होगा। क्योंकि अगर आप जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, आप किसी भी घर में जाके देखो, बच्चे क्या करते होंगे, या तो टीवी देख रहे हैं या तो मोबाइल पे, तो उनके दिमाग में क्या असर हो रहा है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बच्चों में। बच्चों जो 10 साल के छोटे बच्चे उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ होना जरूरी होता है, सोशलाइजेशन होना जरूरी होता है। वो अगर नहीं हुआ तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन ये तो बंद हो चुका है, तो घर में क्या करेंगे, तो टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या फिर मम्मी पापा के झगड़ा देखते हैं, तो उसका बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। ये भी परेशानी है, और मेरे ख्याल से आप किसी भी फील्ड में काम करते होंगे, आपके घर में भी कहीं ना कहीं ये समस्या का आप सामना करते होंगे। हमें ये समझना होगा, ये है, ये हमारी समस्या है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और एज ए साइकोलॉजिस्ट में कहता हूँ ये जरूरी है, बड़ी समस्या बनने वाली आने वाले कुछ काल में, आने वाले कुछ समय में ये आपको दिखाई देगी, ये हो रहा है। इसके साथ में मुझे और एक इशू, मैंने एक इस तरह से मैं बुक पढ़ी थी और उसके मैंने यूट्यूब पे भी कुछ देखा था, वो आपने भी शायद ये नाम सुना होगा, युवल नोआ हरारे। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है और उन्होंने एक जो इशू रखा है सामने, एक प्रॉब्लम आने वाला है, इसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा। उन्होंने ये कहा कि इसके बाद सर्विलेंस राज आने वाला है। सर्विलेंस मतलब हर तरह से आपके ऊपर एक तरह से जासूसी की जाएंगी, आपके ऊपर से नजर रखी जाएंगी। जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि वो हीरो जा रहा है तो हीरो के पीछे या कोई है पीछे लग के वो कहाँ जा रहा है, उसके फोटो निकाल रहा है, उसके ऊपर कैमरा से उसकी शूटिंग हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है। हम लोग पुराने ज़माने में देखते थे, स्पाई जो स्टोरीज हुआ करती थी, जासूसी कथा जो थी उसमें। आजकल उनका कहना है कैसे हो सकता है और हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप किसी भी ऐप को यूज़ करते हैं आपसे परमिशन मांगी जाती है, उसमें आपका लोकेशन पूछा जाता है, आपके कॉन्टेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप किसके साथ कितने देर तक बोल रहे हैं उसके सब डेटा उनके पास जमा हो रहा है। होता ही नहीं होता, होता है। आप कहीं पे जाओ, हर जगह पे आपको सीसीटीवी कैमरे लगे दिखाई देते हैं,
तो आप अभी इस वक्त कहाँ पे है ये उनको पता चल सकता है, किसी ग्रुप को या किसी लीडर को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, गवर्नमेंट को इनकी जानकारी मिल सकती है। तो आपको जो व्यक्ति स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वतंत्र फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप व्हाट्सएप पे कितने देर तक आप कौन से ग्रुप को ज्वाइन किया है, आपके दोस्त कौन है, आप किसके साथ क्या चैटिंग करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जमा हो सकती होती है। और कई जगह पे तो आप जानते होंगे कि कई जगह पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ले लोगों ने पेड वर्कर्स भी रखे हैं, और वो जानबूझकर इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये फेक न्यूज भी फैला रहे, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेके, किसी रिलीजन को लेके या किसी पर्सन को लेके, जानबूझकर उसकी निगेटिव इमेज पैदा करने के लिए इस तरह से फैलाई जा रही फेक न्यूज के साथ। ये भी अपने को हो रहा है, टारगेट करके इसके खिलाफ ये इस तरह से आपने देखा होगा। और उसी तरह से किसी पर्सन को जानबूझ के आपके साथ प्रमोट भी किया जा रहा है कि यह है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, ये सोल्यूशन है आपका। इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि यही सब समस्या का समाधान इस तरह से हो रहा है। हमारे इंडिया में तो है ना, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह से आपने देखा होगा हो रहा है, तो उसका रिजल्ट भी मिले। मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, लेकिन यस हर अभी इसके साथ बाकी की पार्टी भी इस तरह से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर रही है। तो सोशल मीडिया के इस तरह से इस्तेमाल करके आपका एक तरह से आपका ब्रेन को हाईजैक किया जा सकता है, आपकी सोच के ऊपर उसका असर होता है। आप वही सोचोगे जो आपको दिखाई देगा, और वही आपकी सोच बन जाएगी। ये कम्युनिटी यही दुश्मन है, यही दुश्मन है, तो इस तरह से हमारी सोच बन रही है। किसी कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या यही देश हमारा दुश्मन, हमारे सारे समस्या का कारण ये कम्युनिटी है, ये रिलीजन के लोग हैं, ये कंट्री है, इस तरह ये समुदाय है, इस तरह से हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इस तरह से मिसयूज भी हो सकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐप है जो अगर आप ऐसे हाथ में पहनोगे, जैसे हम लोग कड़ा पहनते हैं ऐसे, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर पता चल सकता है, आपके हार्ट बीट्स का पता चल सकता है, आपका ब्लड प्रेशर का पता चल सकता है। स्मार्ट ऐप होती है। तो आप बोलो कि इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। मान लो आप किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर का भाषण सुन रहे हो, तो वो ऐप में पता चलेगा कि उस वक्त आपके अंदर क्या हो रहा है। अगर मान लो आप खुश हो तो आपके दिल की धड़कन अलग तरह से होगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा। अगर आप क्रोधित हो, अगर आपको गुस्सा आया तो आपको अलग होगा, ब्लड प्रेशर अलग दिखाई देगा। तो अगर मान लो ये पता चल रहा है कि ये लीडर का भाषण सुनने के बाद में इसको गुस्सा आता है, और अगर वो पार्टी के लीडर उन लोगों के पास अगर डेटा जमा होता है, तो फिर क्या होगा। मैं एग्जांपल देके बताऊं। मान लो नॉर्थ कोरिया के जो क्या उनका नाम किम जो या कौन है ना उनका लीडर, उन्होंने इस तरह से सबके कंपल्सरी उनके हाथों में वो स्मार्ट जो गैजेट है वो पहनाए हैं, और उनका भाषण चल रहा है, और किसी को अंदर से गुस्सा आया है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, और उसके बाद वो डेटा जमा हो गया। तो आप सोचो कि उनके साथ क्या होगा। दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। ऑलरेडी मैंने अभी पढ़ा कि कुछ तो ऐसे ऐप निकले कि वो अगर आपके आजू बाजू में जो लोग आएंगे उनका टेम्परेचर क्या है, उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ये भी आपको पता चल सकता है उस ऐप के द्वारा। तो ये पॉसिबल है कि आप एक आदमी वहां बैठ के पूरे हजारों लोगों के ऊपर इस तरह से वो सर्विलेंस कर सकते, नजर रख सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो इसको भी हमें समझना होगा कि ये समस्या हमें लगती है उतनी छोटी नहीं है। हो सकता है कि आगे जाके हम सबको इसका सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से मुझे एक और भी एक समस्या देख रही कि जो हम लोग
आतंकवाद की जो समस्या थी, पहले कैसे आतंकवाद आते थे, जैसे मुंबई में जो अटैक हुआ था, मुंबई अटैक में जैसे कसाब और उनके कुछ साथी लोगों ने मुंबई पे अटैक किया, तो वो लोग गन लेके आते थे, AK-47 वगैरह या बॉम्ब लेके आते थे, कुछ लोगों को मार देते थे। तो इस तरह से टेररिस्ट अटैक होता था ना, तो भी हमें उससे हमारे मन में डर पैदा होता था। तो सबसे पहले याद में रखो कि आतंकवादी जो होता है, दहशतवाद जो होता है, उसका मेन रीजन ये होता है कि आपके मन में डर पैदा करे, मौत का डर सबसे बड़ा वही डर होता है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 का, उस वक्त हमारे इंडिया का जो था, जो चंद्रयान-1 जो था, उस वक्त हम लोगों ने वो उसको लॉन्च किया था, और वो 8/11 को उस वक्त उन्होंने चंद्र की कक्षा में प्रवेश किया था, चंद्रयान ने। तो उसी वक्त 26/11 में यह अटैक हुआ, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरा फोकस हमारा उसी की तरफ गया, और फिर सब लोगों को किसका नाम याद रहा? अजमल कसाब का। आज भी बहुत सारे लोगों को अजमल कसाब नाम याद है। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये जो चंद्रयान-1 था, जो इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एग्री? अब आप बताओ, इस प्रोजेक्ट के चीफ जो थे उनका नाम क्या था? किनको याद है? मेरे ख्याल से 80%, मोर देन 80% लोगों को उनका नाम तक याद नहीं होगा, लेकिन अजमल कसाब का यह नाम सबको याद है। ये जो थे, जो चंद्रयान-1 था, उसके जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, उनका नाम था डॉक्टर M अन्नादुराई। लेकिन ये मैं कहने को है कि ये जो मीडिया जो है इस तरह से निगेटिव चीजों को फोकस करते हैं, उनका इफेक्ट कितना हो रहा है? तो आतंकवाद का भी ये मकसद था कि लोगों के मन में डर पैदा करे, और फिर उसके सारे लोगों को उनके जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करे। तो आगे आने वाले दिनों में ये आतंकवाद की घटनाएं बढ़ेंगी। हो सकता है उनका वेपन अलग हो। आप बोलोगे कैसे? अगर उनको ये पता चले कि बम से हम लोग जितने लोगों को मार सकते, गोली से कितने लोगों को मार सकते, उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा बायोलॉजिकल वॉर। इस तरह से अगर किसी वायरस को हम लोग कैरी कर सकते हैं, और वायरस को अगर स्प्रेड कर देंगे, तो हम लोग कितने लोगों को मार सकते हैं, और कितनी दहशत निर्माण कर सकते, कितना आतंक पैदा कर सकते। अगर ये उनको समझ में आए, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान होगा उनके लिए। तो आगे आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा खतरा होगा। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि कसाब और बाकी के लोगों को पाकिस्तान ने ट्रेन किया था, और उनको हथियार देना, या फिर वहां से उनको यहाँ भेजना, उनके पूरी के पूरे ऐसे एजेंसी उनके पीछे थी उनका। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या, किस तरह से किसी वायरस को किसी कंट्री में जानबूझ के भेजा जाए, तो उससे कितनी बड़ी जीवित हानि होगी। तो ये भी आने वाले जीवन में ये भी हमें देखना होगा, उसके ऊपर भी हमें कुछ सॉल्यूशन निकालने होंगे, अदरवाइज ये बढ़ेगा और इसका सामना हमें बार बार करना पड़ेगा। ये हमें सोचने के बाद हम सभी को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी और हम सबको भी इसके बारे में पहले से ही सोचना होगा, बाद में क्या। क्योंकि मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ। ये जो हमारा वाटर डिपार्टमेंट, आपने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े पाइप होते हैं, उससे पानी जाते हैं। तो जब मैं उनके साथ काम करता था, तो उन्होंने बताया कि इनको हम लोगों ने पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया, जहाँ से पूरे दुनिया भर में मुंबई में पानी जाते हैं, और बड़े बड़े जो पाइप लाइन है, अगर देखोगे तो उसके बाजू में सब झोपड़पट्टी है, जिससे पीने का पानी आ रहा है। कितना बड़ा खतरा है। कल को अगर उसमें किसी ने उस पानी में अगर किसी ने कुछ मिला दिया, तो क्या होगा? कितने लोगों की जाने जा सकती है। तो ये एक नया तरीके का टेररिज्म हमारे सामने आने की संभावना है, या हो सकता है कि आएगा। या फिर दुनिया में भी अभी न्यूक्लियर वॉर कम होने वाले, क्योंकि सबको मालूम न्यूक्लियर वॉर में कितना बड़ा नुकसान होगा। तो हो सकता है इसके बाद बायोलॉजिकल वॉर्स होगी, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वायरस छोड़े जाएंगे, और वायरस छोड़ने वाला जो देश होगा पहले से उसके लिए जो लगेंगे वैक्सीन या कुछ दवाई, और पहले से तैयार करके रखेगा, और फिर दूसरी कंट्री के ऊपर वायरस छोड़ेगा। उससे क्या होगा? मास डिस्ट्रक्शन होगा दूसरी कंट्री का, और उसके लिए इलाज मेडिसिन ढूंढने के लिए कई महीने लगते, कई साल लगते। जैसे अभी कोरोना के ऊपर कोई इलाज नहीं, कई महीने या कई साल लगेंगे, तब तक बहुत ज्यादा जीवित हानि हो चुकी है।
तो इस तरह से ये बहुत बड़ा खतरा होगा आने वाले। इसकी तरफ हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा, इसके ऊपर क्या करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ध्यान दिया कि क्या हो सकता है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए आने तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अभी ये जो सारी समस्या मैंने बताए, ये किसी एक इंसान की समस्या नहीं रहेगी या एक देश की समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे अभी कोरोना देखते थे, एक बार फैला तो पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें हमारा देश, हमारी जाति, हमारा धर्म, ये सब भूल के एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एक होना होगा। और हम सब एक होके, सारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, एक होके इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आज इंडिया के पास सॉल्यूशन नहीं होगा, अमेरिका के पास होगा, या जापान के पास होगा, या चाइना के पास होगा, या और किसी कंट्री के पास होगा। हम सब मिलकर डेफिनेटली वी विल गेट द सॉल्यूशन। और मुझे एक बात करें, जैसे हमारे स्पेस, अगर हम इसरो के बारे में कहें या नासा देखेंगे, तो हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप करें और हम लोग अर्थ के बाहर स्पेस में भी हम लोग जा रहे हैं। ऑलरेडी नासा ने तो भेजा है, इंडिया ने भी अभी मंगलयान भी भेजा था। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली हम लोग अर्थ के बाहर, पृथ्वी के बाहर भी रहना शुरू करेंगे। हो सकता है कुछ छोटी छोटी कॉलोनीज भी बनेंगे, उस कॉलोनी में रहना भी शुरू हो सकता है। तो आने वाले 20, 25, 30 सालों में या उससे भी ज़्यादा या कम होगा, अभी मजम में अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन ये होने वाला है। तो आने वाले सालों में ये भी होगा कि इस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि हम पृथ्वी के बाहर भी रहना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमें अब प्रिपेयर होना पड़ेगा। हो सकता है अभी जो बच्चे, तो वो जब 25 साल के हो जाएंगे, जब उनके बच्चे, हो सकते हैं जैसे हम लोग हमारे बच्चों को अभी यूएस में भेजते हैं या यूके में भेजते हैं, हो सकता है कि ये किसी दूसरे प्लैनेट में भी जाएंगे और वहाँ से वो लोग कांटेक्ट करेंगे। तो ये भविष्य में होने वाली, अगर हमें अभी साइंटिफिक ये क्या कहते हैं, हमें फ्रिक्शन लगते, ये कल्पना ही लगती, बट दिस विल हैपन, ये ज़रूर होगा। जिस तरह से अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाले 20 या 25 साल में ये होने वाला है। उस तरह से आजकल हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे हमें इस तरह से बदलाव लाने होगा कि ये होने वाला है। कल को अगर मान लो इस तरह से कोई बीमारी आ जाती है, पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर की मानव जाति नष्ट हो जाती है, या फिर न्यूक्लियर वॉर होता है, या और कोई इस तरह से दुर्घटना हो जाती है, तो भी पूरी तरह से इंसान मतलब कि मानव जाति नष्ट नहीं होगी, क्योंकि तब तक हम लोग बाहर भी जाएंगे दूसरे प्लैनेट के ऊपर, या किसी और तरह से हम लोग बाहर रहना शुरू भी कर सकते हैं, और ये होगा। तो इस तरह से आने वाले ही इसमें होने वाला है। अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे कोरोना के बाद भी, तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि हमें खुद हमारे जो इनकम सोर्सेस है वो जनरेट करने होंगे, हमें खुद इस तरह से कुछ सॉल्यूशन निकालने होंगे, इस तरह से हमें कुछ नया प्रोडक्ट बनाना होगा, तो ही हम लोग इसके ऊपर, क्योंकि हमें घर बैठे तो नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक मुंबई का उदाहरण देता हूँ। मैं मुंबई में पहले आप देखोगे तो सब्जी बेचने वाले, भाजी वाले जिसको हम कहते थे, या ये मच्छी बेचने वाले, फिश, जो वो सब यूपी वाले लोग थे, यूपी से या बिहार से आने वाले लोग थे। अगर आप अभी कुछ महीनों में देखोगे बहुत सारे लोग ये मुंबई शहर छोड़ के चले गए वहाँ पे। तो कई जगह आप देखोगे जो मराठी जो लोकल पीपल थे, अभी वो लोग सब्जी बेचना शुरू कर रहे, क्योंकि उनके पास अभी काम नहीं, तो बोलते चलो बैठे बैठे हम लोग सब्जी बेचना शुरू करें। तो कहीं ना कहीं भी ये लोग इसमें आने, पहले वो नहीं आते थे, अरे हम लोग लोकल लोग, हम लोग ये नहीं काम करेंगे। तो अभी बहुत से जगह में आपको दिखेंगे कि मराठी जो लोग थे इस तरह से वो काम करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहले लगता था हम लोग, बहुत से जगह में मैंने टीचर्स, मतलब गवर्नमेंट जो नहीं, कुछ नॉन एडेड स्कूल में जो टीचर्स है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, हाँ, तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह से ये करना पड़ेगा, तो इस तरह से उनको अपना खुद का ये जनरेट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये होने वाला है कि लोग अपना कुछ ना कुछ नए उद्योग ढूंढने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे हम लोगों में। और उसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि इस तरह से अगर आने वाले जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कैसे करना। जैसे मैंने बताया कि अभी कोरोना के बाद क्या होने वाला है, तो घर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट, बच्चों के इश्यूज है। तो ऐसे हालात में
सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलिंग। तो ऐसी जो परेशानी होती है तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग हम लोगों को साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को हमें वो चेंजेस लाने पड़ेंगे कि हमारा जो हम लोग कहते इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाना होगा, भावनांक बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने इमोशंस को इस तरह से कठिन जो समस्या होती है ऐसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, ये सीखना होगा। क्योंकि कल को अब कोरोना है और कुछ आएगा, कुछ दूसरा वायरस आ जाएगा, तो समस्या आने के वक्त इस तरह से घबराहट नहीं होनी चाहिए, हम लोग पैनिक नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये सीखना होगा कि हाउ टू डेवलप योर इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये हमें सीखना होगा। तो कोरोना के बाद अगर आप देखोगे तो ये हमें सीखना होगा। हमें एक तरह से हमें ये देखना होगा कि हमें इस समस्या के लिए हमारे भावनाओं को कंट्रोल में रख के जो समस्या है उसका डट कर मुकाबला करना है, भागना नहीं है, उसका सामना करना है। और ये अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली कल को अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी हुए तो भी आप उससे बाहर निकल आओगे। क्योंकि अगर आप कोरोना में भी देखोगे तो जो मृत्यु के दर है जो है वो जो रेशियो है वो 3, 3.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 के ऊपर नहीं जा रहे। मतलब अगर 100 लोगों को भी कोरोना अगर पॉजिटिव होंगे हो तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 95 या 97% जो लोग हैं ये ठीक होते हैं, या फिर 2 या 3% ही लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कल को हमें ये इस तरह से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे ये लॉकडाउन कम होते जाने वाला है और लोग काम करने के लिए बाहर निकलेंगे, हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो। हम लोग अब इस तरह से जा रहे हैं जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, सब लोगों को होने दो एक बार, तो उनकी वो इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। इस तरह से हम लोग उस तरह जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये कम होती जाएगी, लोग बाहर निकलेंगे और जब आप बाहर निकलोगे हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो, लेकिन अगर आपकी फिजिकल और मेंटल अगर हेल्थ ठीक होगी तो आप उसका सामना भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने जाना कि अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है फिर भी अगर आप मेंटली, सब आप जानते हैं कि जब आप मेंटली अगर आप काम होते हो, रिलैक्स होते हो, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो कोरोना के बाद हमें ये देखना होगा कि हमारे ये जो मेंटल स्टेट, हमारी जो मानसिक शक्ति उसको बढ़ाना होगा ताकि हम उसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये इसके साथ वी हैव टू लिव विद द कोरोना, उसके साथ ही हमें जीना है। तो इसके लिए प्रिपेयर करना, हमें हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में रखना है, उसमें हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ हमें मेंटली भी फिटनेस बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए सामना करने के लिए हमारी भावनाओं को कंट्रोल में करना पड़ेगा, हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा, हमारा एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा रैशनल करना पड़ेगा, तो ही हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। हमारे जो हैबिट्स है उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कम पैसा है तो आपको कम पैसे में जीना सीखना पड़ेगा। जो हमारी लग्जरियस लाइफ बन चुके वो हमें कम करना, क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं तो आपको जितने पैसे उतने में ही आपको गुजारना पड़ेगा, उसके साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। ये आपकी ज़रूरत होगी और ये आप कर सकते हो। तो कोरोना के बाद हमें ये सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। जो है उसके साथ रहना, जो नहीं है वो पाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए इस तरह से हमें सोचना होगा कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली आज जो हम लोग जिसको तो पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे, बदलाव होने वाले हैं और होते ही रहेंगे। कुछ मेरे ख्याल से और 6 महीने या हो सकता है 1 साल तक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद होगा। जैसे अभी आप जानते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो चाइना में जो कंपनी उनको शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उधर से वो पूरे के पूरे वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चाइना से वो शिफ्ट करके इंडिया में लेके आएंगे। तो अगर इंडिया में लाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हम इंडियन लोग यहाँ पे अगर किसी जाति या धर्म को लेकर अगर झगड़ा करते हैं, वायलेंस होता है, तो क्या वो लोग अपने जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि वो क्यों लगाएंगे अगर वो कहेंगे कि हमारी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमें ये इससे बाहर निकलना होगा। ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, ये जो हमारे इसमें जो कुछ धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे इस तरह के झगड़े हो रहे हैं, जो मारपीट हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं, उसको भी हमें उसके ऊपर भी कर, क्योंकि इससे हमारी इंटरनेशनल इमेज बनती है। तो उसको हमें उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हमें एक होके रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। तो एक ओर से ये प्रॉब्लम होगा तो दूसरों से अगर हम इसको सामना करने के लिए अगर हम एक हो जाएंगे, हमारे में जो दोष है उसको दूर करेंगे और यूनाइट हो जाएंगे, जाति धर्म को भूल कर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंडर आए बिना अपनी सोच के, अपनी रैशनल सोच का इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर भी हम लोग काबू पा सकते हैं, और ये हमें करना होगा, तो ही हम इस समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग हम विषय के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारी समस्या तो आती ही रहेंगी, जीवन ही समस्या का नाम है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर इंसान में अगर सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वो हर समस्या के ऊपर मात कर सकता है, विजय पा सकता है, वो अपनी बुद्धि से। हम अगर उस बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे, हमारे इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे, तो ज़रूर हम इस समस्या के ऊपर विजय पा सकते हैं। और आज तक अगर आपने हिस्ट्री देखी होगी तो बहुत सारी समस्या इसके पहले भी मानव जाति पे आई हुई है, और उसका हम लोगों ने डट के सामना किया। जैसे प्लेग इसी तरह से महामारी थी जिसमें बहुत सारे लोग मर चुके थे, लेकिन उससे हम बाहर निकल आए। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग इससे भी बाहर निकल आएंगे, कोरोना का जो संकट है उससे भी बाहर निकल आएंगे। और अगर हम लोग सब एक हो जाएंगे और हम अगर रैशनल थिंकिंग करेंगे, हमारे सोच को बदलेंगे, हम इंसानियत को अगर अपना धर्म मानेंगे, इंसान ही है एक, बाकी जाति धर्म ये सब भूल के, प्रांतवाद को भूल के या नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को भूल के, सब इंसान सब देश एक है। जैसे आप जानते हो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो सारे यूरोपियन कंट्री एक साथ लड़ रहे थे, जर्मनी थी, फ्रांस था, इंग्लैंड थे। आज वो सब यूरोपियन यूनियन बन चुकी है और सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, अभी उनमें कोई भी वॉर नहीं हो रहा है। उसी तरह से आगे आने वाले इसमें एशिया को भी या अफ्रीकन कंट्री को भी ये सब करके एक होना पड़ेगा, और पूरा सिर्फ सारी इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, बाकी सबको एक साथ होके अगर रहेंगे तो इसके ऊपर ज़रूर हम लोग विजय पा सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले दिनों में ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे। हमें ये राष्ट्रवाद ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, उसके आगे जाके हमें सोचना होगा। और अगर ये हम करेंगे तो आने वाले हमारी जो पीढ़ी के ऊपर ये अगर इस संस्कार करते तो हम लोग ज़रूर अच्छा हमारा भविष्य होगा। कहते हैं हर रात के बाद सवेरा होता है, तो मैं कहूँगा कोरोना के बाद सवेरा होगा और वो पहले से भी अच्छा होगा। और इसी कामना के साथ मैं सचिन तांबे यहाँ पे रुकता हूँ। मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, हो सकता है कि कुछ लोग लेट आए होंगे, फिर मैं एक बार कहूँगा, इंट्रोडक्शन देके मैं रुकूंगा। मेरा नाम सचिन तांबे, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। मैं अपना खुद का क्लिनिक यहाँ पे कल्याण में चलाता हूँ, उसका नाम अंतरंग है, जहाँ पे हम लोग अलग तरह की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। उसी तरह से मैं अलग अलग सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ, जैसे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में मैंने 1992 से एज ए कार्यकर्ता में काम कर रहा हूँ। उसी तरह से मैंने आविष्कार साइकेट्रिक क्लिनिक के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, उनके साथ मैं अलग अलग प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करता हूँ। मैंने थाना की जो IPH संस्था उनमें मैंने डॉक्टर आनंद नाडकर जी और डॉक्टर शुभा दत्त के मार्गदर्शन में मैंने उनके अलग अलग प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है। सूर्य मुक्ति संगठन के साथ भी मैंने काम किया है। और इसी तरह से मैं अलग अलग जगह पे जाके हमारे वर्कशॉप होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, बड़े लोगों के लिए होते हैं, मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग, इस तरह से मैं करता हूँ। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करता हूँ बच्चों के लिए, 10वीं 12वीं के बाद क्या करना है उसके लिए मैं उनके एप्टीट्यूड टेस्ट करता हूँ। इस तरह से मेरा काम चलता है। तो हम लोगों ने आज ये डिस्कस किया, बहुत सारे इस पे इश्यूज़ है। मैं कहूँगा अगर आपको अगर इसमें डिटेल्स में अगर जानकारी चाहिए तो आप एक नाम याद रखिए, युवल नोआ हरारे। अगर आप टाइप करके गूगल पे या यूट्यूब में जाके तो आपको उनके बहुत सारे वीडियोस दिखाई देंगे। आप उनको पढ़िए, उनको देखिए, और उनकी कुछ किताबें मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सेपियन है या फिर
21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, ये एक उनकी किताब है। तो इस तरह से आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में लिखा है। तो आपने इतना वक्त मेरे विचारों को सुनना, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।